बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हिजबुल्लाह अब लेबनान के बॉर्डर पर अपना रुख बदल चुका है। हिजबुल्लाह अब लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। हालांकि लोगों की जान नहीं जा रही है, लेकिन इजराइल को नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ रहा है। आज भी हिजबुल्लाह ने कई सारे हमले रॉकेट के जरिए इजराइल के अंदर किए हैं। साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल के एक बहुत बड़े महंगे ड्रोन को भी हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। इजराइल का एक ड्रोन जिसका नाम हर्मीस 450 UAV है, लेबनान के अंदर एक टारगेट पर हमला करने जा रहा था, लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह ने उसको हवा में टारगेट करके ऐसी मिसाइल छोड़ी कि पूरा का पूरा ड्रोन तहस नहस होकर नीचे आकर गिरा। हिजबुल्लाह ने जिस मिसाइल से इस ड्रोन पर हमला किया था वो ईरान की 358 मिसाइल थी। यानी हिजबुल्लाह के पास ईरान के हथियार मौजूद हैं। हिजबुल्लाह को पूरा पूरा समर्थन ईरान का है, क्योंकि ईरान की 358 मिसाइल के जरिए ही हिजबुल्लाह ने हवा में एक महंगे तकरीबन $2 मिलियन के इजरायली ड्रोन को जमीन में मार गिराया। इजराइल के इस हमले को नाकाम करने के बाद, इजराइल के एक महंगे ड्रोन को मार गिराने के बाद हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट इजराइल के शितुला में छोड़े, जिसके बाद देखिए किस तरह की तबाही इजराइल के अंदर हुई है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है, उस हमले में इजराइल को बुनियादी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो रही हैं। इजराइल के बहुत सारे अड्डों को हिजबुल्लाह अपनी मिसाइलों का निशाना बना रहा है। इसी वजह से लास्ट वीडियो में भी आपको खबर बता चुका हूं कि इजराइल का जो कैबिनेट है, युद्ध कैबिनेट, वो राजी हो चुका है हमास के साथ डील करने के लिए और उसने अपना डेलीगेशन कतर के अंदर भेज दिया है। इजराइल चाहता है कि हम गाजा के अंदर टेम्परेरी सीजफायर करें और उसके बाद अपनी सेना को लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करने के लिए भेज दें, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपना रुख अब बदल लिया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है। गाजा को इजराइल और उसके दोस्तों ने मिलकर बहुत बड़ा नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन इनका अपना भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और नुकसान सिर्फ एक देश ने किया है, यमन के हुतीज ने। सिर्फ इकलौते हुतीज ही हैं जो इजराइल के खिलाफ और उसके दोस्तों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और नुकसान देखिए कितना ज्यादा हुआ है। ब्रिटेन की जो शिपिंग कंपनियां हैं, जिनके जहाज लाल सागर के अंदर चलते थे, पूरे यूरोप में लाल सागर से होकर माल जाता था, शिपिंग कंपनियों ने अपने चार्जेस 300% तक बढ़ा दिए हैं। जी हां, 300% तक चार्जेस बढ़ा दिए हैं। अब ये 300% जो बढ़ा है ना, ये कोई हजारों लाखों में नहीं है, बल्कि अरबों में किराया बढ़ा है, क्योंकि रूट बहुत लंबा तय करना पड़ रहा है अब जहाजों को, और इसमें टाइम तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का ज्यादा लग रहा है। हुतीज ने सिर्फ लाल सागर के अंदर फिलिस्तीन के लिए कार्रवाई की है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अरबों डॉलर का नुकसान रोजाना उनको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता जहाजों को तय करना पड़ता है। सिर्फ एक छोटे से देश यमन ने इतना बड़ा नुकसान इन लोगों का कर दिया है। जरा सोचिएगा, कुछ और देश अगर मिल जाएं तो फिर क्या ही बात हो। आइए अब आपको पिछले 24 घंटे के गाजा के मौत के आंकड़े भी बता देता हूं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में 10 बड़े हमले किए गाजा के अंदर, जिसमें 90 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, 164 फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। ये आंकड़े मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? ये आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज 26 फरवरी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 26 जनवरी को फैसला सुनाया था। इजराइल को आदेश दिया था कि 1 महीने के अंदर हम आपसे रिपोर्ट लेंगे। गाजा पर आप अपने हमलों को बंद करें, गाजा के लिए सारे बॉर्डर्स को खोलें, नाकाबंदी हटाएं, ताकि गाजा के अंदर मदद पहुंच सके। गाजा के अंदर आपको अब हमले नहीं करने हैं, अपनी सेना को वहां से हटाना है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उसी दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था, यह कहते हुए कि आप कुछ भी कर लो, हम हमले बंद नहीं करेंगे। लगातार तब से लेकर अब तक इजराइल ने सैकड़ों लोगों को गाजा के अंदर मार दिया है। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को इजराइल 1 महीने में मार चुका है। रोजाना 150 से 200 लोग गाजा के अंदर मारे जा रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज इजराइल से रिपोर्ट ले सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। फिलहाल जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। गाजा में 7 अक्टूबर से लेकर आज तक 29,782 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। हजारों लोग ऐसे हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनकी लाशें भी नहीं मिली हैं। आंकड़ा बहुत ज्यादा हो चुका है। फिलहाल एक अपडेट आपको मैं रूस और यूक्रेन का देना चाहता हूं। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने आज एक बहुत बड़ा दावा किया। इन्होंने कहा कि 2 साल हो चुके हैं यूक्रेन और रशिया की जंग को,
इस जंग में रूस ने हमारे तकरीबन 31,000 सैनिकों को मार दिया। 31,000 यूक्रेनी सैनिक इस जंग में मारे गए। लेकिन ज़ेलेंस्की ने एक और बड़ी बात कही कि हमारी सेना ने, यानी यूक्रेन की सेना ने रूस के तकरीबन 1,80,000 सैनिकों को मार दिया। यार क्या इसमें सच्चाई नजर आती है आपको? 1,80,000 सैनिक अगर रूस के मर गए होते तो रूस अब तक खामोशी के साथ बैठ गया होता। पूरा नाटो यूक्रेन को मदद कर रहा है, खतरनाक हथियार दे रहा है, लेकिन रूस है कि यूक्रेन के बहुत सारे इलाकों में कब्जा कर चुका है, हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका है। खुद ज़ेलेंस्की कबूल रहा है कि भाई 31,000 सैनिक रूस ने मार दिए हैं। तो क्या 1,80,000 सैनिक रूस के मारे गए हैं? आपको क्या लगता है? लेकिन बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु बम की धमकी पूरे नाटो को दे दी है। आपको कड़ी खबर बता चुका हूं कि जो नाटो के प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हम आदेश देते हैं कि वो F-16 विमान रूस के अंदर लेकर घुसे और रूस में हमले करे। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि यूक्रेन अब नाटो का सदस्य बन सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर आप नाटो का सदस्य यूक्रेन को बनाते हैं तो आप हमारे निशाने पर आ जाएंगे। सिर्फ यूक्रेन हमारा टारगेट नहीं होगा बल्कि आप भी हमारा टारगेट होंगे। आपको याद रखना चाहिए कि रूस परमाणु देशों में सबसे आगे खड़ा हुआ है। अगर आप यूक्रेन को नाटो में शामिल करते हैं और हमारे ऊपर हमला करते हैं मिलकर, तो आगे कुछ भी हो सकता है। आप में से कोई भी रूस से नहीं जीत पाएगा। आपकी मर्जी के खिलाफ आपको युद्ध में खींच लिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर समझें तो व्लादिमीर पुतिन ने यह धमकी दी है नाटो को कि अगर आप यूक्रेन को नाटो में शामिल करके हमारे ऊपर हमला करते हैं तो फिर आप याद रखिएगा कि परमाणु ताकत में रूस सबसे आगे खड़ा हुआ है। एक देश है वेनेजुएला, इसकी तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है कि तुर्की एक ऐसा देश है जो फिलिस्तीनियों को जीत दिलाने में सबसे ज्यादा जरूरी भूमिका निभाता है। क्या आपको लगता है कि तुर्की वाकई में फिलिस्तीन की जीत के लिए बहुत कुछ करता है? कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय जरूर देना। इन्हीं सारी खबरों के बीच बड़ी खबर आ रही है कि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद शतिये इनका नाम है। इन्होंने कहा कि भाई मैं अब ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा और वो अपने पद से इस्तीफा दे बैठे। आइए एक और खबर आपको बता दूं दोस्तों, रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है ना, ये एक अलग सोच का बंदा है। यूरोपीय देशों की सोच अलग है और इनकी सोच अलग है। आपको पता होगा कि यूरोप के अंदर एक कानून बना है कि वहां पर मर्द मर्द से शादी कर सकता है। समलैंगिकता के बारे में आपने सुना होगा। यूरोप के अंदर लड़की लड़की से शादी कर सकती है, वहां पर आज़ादी है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आप परिवार व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। चाहे बाइबिल हो चाहे कुरान हो, सभी में यही लिखा है कि मर्द और औरत ही एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। मर्द मर्द से शादी नहीं कर सकता, औरत औरत से शादी नहीं कर सकती। यूरोप में ये जो कल्चर है, इसको लेकर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ज़्यादा यूरोप को खरी खोटी सुनाई है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आप पूरी तरह से तबाही की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है। चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, कहीं पर भी शायद ये समलैंगिकता का जिक्र नहीं होगा। फिलहाल ये कुछ आज की दुनियादारी की खबरें थीं जो आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।